बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी ऑनलाइन डेमो क्लास फॉर रेविट आर्किटेक्चर 2020। मेरा नाम सिविल इंजीनियर रहमान रशीद है और मेरा 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ जो भी इस ऑनलाइन डेमो को अटेंड कर रहा है। इस लेक्चर्स का या इस डेमो का एक मखसूस फॉर्मेट है जिसमें एक वीडियो चलाई जाएगी, लॉन्ग वीडियो, जिसके अंदर आपको कंटेंट्स के अंदर जो कुछ चीज़ें बताई जाएंगी वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले ट्रेनर की क्वालिफ़िकेशंस एंड एक्सपीरियंस, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बिम होता क्या है, फिज़िकल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फैसिलिटी। कोई भी फैसिलिटी है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर ऑटोकैड और रेविट में क्या फ़र्क है, और सैलरी रेंज और जॉब डेजिग्नेशंस रेविट की क्या हैं। सर्टिफिकेशंस हैं कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगी, वो ऑनलाइन आप वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं। और जब आप सर्टिफिकेट ले लेंगे उसके बाद हम कुछ फ्री सर्विसेज देंगे जो आप के लिए हेल्पफुल होंगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो हम आपको प्रैक्टिकली एक डेमो करके दिखाएंगे ऑटोकैड और रेविट के डिफरेंस का, ताकि आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो कि रेविट क्यों आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेनर की क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं। मेरा नाम रहमान रशीद है और मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ। मैं यूटी लाहौर से 2000 से 2003 के बैच का पास आउट हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट 15 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मेरा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नंबर है 25174। ये आप वेरीफाई करवा सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म के क्वेश्चन रिलेटेड टू रेविट 03335380 के ऊपर। और मेरा 11 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ और 8 साल से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ और 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। उसमें रेविट का भी 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेन रोल रहा है। अगर आपको मज़ीद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है और कितनी जॉब्स आती हैं, कंस्ट्रक्शन में जॉब लीक कैसे जाती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम कैसे करती है, तो आप मेरी वेबसाइट www.trainingcourseslahore.com को विज़िट कर सकते हैं और सारी तफसीलात उसमें मौजूद है। मैंने कहाँ कहाँ काम किया है। मैंने जनाब सऊदी अरेबिया में अब्दुल्ला फ़वाद में काम किया 5 साल। उनके साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक सैमसंग का प्रोजेक्ट किया है और एक मैंने स्कूल्स का प्रोजेक्ट किया है। वहाँ पे ये दोनों डिज़ाइन हुए थे ऑन रेविट। और पाकिस्तान के अंदर यूसीसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, डेस्कॉन के साथ काम किया है और मंगला डैम के ऊपर काम किया है केजीएल के साथ। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हैवी ड्यूटी किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया पिछले 15 साल में। तो इसमें सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी उनका रनवे रिपेयर हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को बना के किक स्टार्ट करके कंसल्टेंट के साथ बात करके कॉन्ट्रैक्टर हायर करके टेंडरिंग करके उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाना, वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अभी भी वो प्रोजेक्ट इन रनिंग है। फिर सैमसंग का हेड ऑफिस बनाया हमने 2009-2010 के दरमियान। ये सैमसंग कंपनी का प्रोजेक्ट था और मैं रेंटल बेसिस के ऊपर, एक कंपनी है इंटरनेशनल बिल्डिंग सिस्टम, मुझे अब्दुल्ला फ़वाद ने रेंटल बेसिस पे वहाँ पे भेजा था और मैं वहाँ पे एज अ साइट इंजीनियर भी काम किया है, एज अ क्यूसी इंजीनियर भी काम किया है। और इन सब के लिए ड्राइंग्स का रीड करना बहुत ज़रूरी है। और डेस्कॉन के अंदर मैंने काम किया 2005 से लेकर 2007-8 के दरमियान ऑन पाकिस्तान एंड कोहाट सीमेंट फैक्ट्री। और ढेरकी के अंदर एक प्रोजेक्ट उस वक्त बना था, एंग्रो प्रोजेक्ट था। आप मेरा रिज्यूमे अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको रिज्यूमे भी अपना दे दूंगा कि एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का रिज्यूमे कैसे होता है। आजकल मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, रेविट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और प्राइमावेरा की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आपको हमेशा मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ट्रेनर जो आजकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि वहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट पढ़े उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पूरी करने के लिए, अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए और अपने बिल्स और रेंट्स पे करने के लिए उन्होंने हर हाल में चीज़ बेचनी है। जब वो ट्रेनर हायर करेंगे
तो इधर उधर से लोग पकड़ के जो उनका 50% या 10% भी फील्ड का नॉलेज नहीं है और जो क्वालिफाइड भी नहीं है एज एन इंजीनियर उस काम को करने के लिए, तो वो जब आपको पढ़ाएंगे तो इट विल हैव नथिंग टू बी पॉजिटिव ब्रॉट आउट फॉर यू इन द फ्यूचर। आप इससे ना जॉब ले सकेंगे, आप इससे ना सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सीख सकेंगे। यस, ये ज़रूर होगा, आप 15-20 हज़ार रुपये फ़ीस दे देंगे, फ़ीस देने के बाद आपकी आनियाँ जानी होंगी, 3 महीने का कोर्स होगा, आप हॉस्टल के खर्चे भी पे कर रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जिसका फील्ड नॉलेज है आप उसी से सिर्फ पढ़ें, और आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आजकल बड़े टूल्स आ गए हुए हैं, जूम है आपके पास, गूगल मीट है। तो आजकल तो कोरोना वायरस के बाद एजुकेशन सारी ऑनलाइन हो गई है, हर काम ऑनलाइन हो गया, तो आपको अडाप्ट करना पड़ेगा लेटेस्ट प्रोसीजर। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर से पढ़ें। आप मेरा PEC नंबर 25174-सिविल, ये आप बेशक चेक कर लें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे जाके आप मेरा इंजीनियर पोर्टल के ऊपर नंबर डालेंगे तो आपको डिटेल्स मिल। देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम कैसे करती है, थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ये बिजनेस ट्रायंगल देखें आप, इसके अंदर एक क्लाइंट है, एंड यूज़र है या इन्वेस्टर है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है और तीसरा कंसल्टेंट है। प्रोसीजर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि क्लाइंट कंसल्टेंट को हायर करता है डिज़ाइनिंग के लिए, और क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। पेमेंट्स कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर को दोनों को होती हैं क्लाइंट की तरफ से ही, या एंड यूज़र या इन्वेस्टर की तरफ से ही होती हैं। बट मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आपने अपना मकान बनाना है, एक 5 मरले का आपने प्लॉट ख़रीदा हुआ है, उस जगह पे आपने मकान बनाना है, तो उसके नक्शे के लिए आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी, आर्किटेक्ट की ज़रूरत होगी। आप उस आर्किटेक्ट से एक इंजीनियर लेंगे जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर ओवरसी भी करेगा। कंसल्टेंट के साथ आपके 2 किस्म के एग्रीमेंट हो सकते हैं। एक एग्रीमेंट तो आपका सिर्फ डिज़ाइनिंग और ड्राइंग से रिलेटेड हो सकता है, तो आप उस मार्केट से 4-5 आर्किटेक्ट लेंगे, वो आपको मुख्तलिफ नक्शे बताएंगे, जहाँ पे भी आपकी पेमेंट प्रोसीजर्स और चीज़ें डिसाइड होंगी कि हाँ ठीक है, आप मुझे नक्शा बना दें और अप्रूव करवा दें किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से, लाइक DHA से। तो आप उस कंसल्टेंट को हायर करेंगे, वो आपको 15 दिन, महीने, 2 महीने में आपको डिटेल्स बना के अप्रूव करा के नक्शा आपका अप्रूव करा देगा। यहाँ पे आके आर्किटेक्ट का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप ढूंढेंगे कॉन्ट्रैक्टर। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो कंसल्टेंसी का काम भी करती हैं और कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करती हैं। तो आपको कंसल्टेंट, आपने ये देखना है कि आपने वो टर्न की प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, या आपने इंडिविजुअली खुद से आपने डिज़ाइनिंग अलहदा से करवानी है, नक्शे अलहदा से बनवाने हैं, और कंस्ट्रक्शन किसी और से करवानी है। तो ये आपका इस क्लाइंट का डिसीजन होता है। इस आपकी सूरत में ये आपका डिसीजन होगा। तो आप क्या करेंगे, क्लाइंट कंसल्टेंट के ज़रिए आर्किटेक्ट से अपनी ड्राइंग अप्रूव करवाइए। जब आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे तो ये आप कंसल्टेंट से कह सकते हैं जी, एक पेमेंट तो आपकी क्लियर हो गई है, दूसरी पेमेंट आप या तो कॉन्ट्रैक्टर आप मुझे हायर करके दें और उसकी सुपरविज़न करें काम के दौरान, तो उसकी पेमेंट आप मुझसे डिसाइड कर लें। अदरवाइज़ मैंने कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेता हूँ, आप मुझे एक बंदा देते हैं जो वक्तन वीकली बेसिस पे या 10 डेज़ के बेसिस के ऊपर मेरी साइट का विज़िट करे कि क्या मेरा कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नक्शों के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेमेंट दोनों सिरों में क्लाइंट की तरफ से ही। अच्छा, मोटी मोटी कहानी आपको ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्या है कि क्लाइंट इन्वेस्टर भी हो सकता है, एंड यूज़र भी हो सकता है, और फाइनेंसर भी हो सकता है, और उसने कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके कंसेप्शन से लेके एग्जीक्यूशन और हैंडओवर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंसल्टेंट ने डिज़ाइन प्रोवाइड करना होता है और ड्राइंगें बनानी होती हैं और साइट पे सुपरविजन करना होता है, और कॉन्ट्रैक्टर ने स्टाफ, मशीनरी, प्लांट, लॉजिस्टिक्स सारी करके उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना होता है, शटरिंग के साथ, सरिये के साथ, सीमेंट के साथ, और अपनी मिस्त्री, मजदूर, कारपेंटर, स्टील फिक्सर्स, कंक्रीट मेसन्स, इनके साथ उसने वुड वर्क के साथ ये सारी रिसोर्सेज अरेंज करके उसने उनकी रिहाइश का अरेंजमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करके डेवलप करना होता है। ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। इन कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट है वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्लाइंट और कंसल्टेंट मीटिंग करता है, क्लाइंट सेलेक्ट करता है कंसल्टेंट को और टेक्निकल डिटेल्स डिस्कस करता है, कंसल्टेंट उसको प्रोवाइड कर देता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स, टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर इज अवॉर्डेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर। जब कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है
तो वो टेम्पररी साइट फैसिलिटीज़ पर आता है और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो देता है और टाइम और कॉस्ट के दरमियान उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। हैंड ओवर होता है क्लाइंट को बाय एंड यूज़र, ठीक है, या क्लाइंट हैंड ओवर लेके एंड यूज़र को दे देता है। तो क्लाइंट फाइनल पेमेंट करता है कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर को, और उसके बाद एक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है जिसके अंदर 5% ओवरऑल पेमेंट की, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का एक काम डिसाइड हुआ है तो उसमें 5 रुपये 5% हर बिल में से कटेगा, और वो टोटल 5% जब आखिरी बिल का जो 5% है वो रोक के 1 साल के बाद उसको वापस किया जाएगा। अब आपको जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की समझ आ गई है तो तीसरी स्टेज आती है कि अब आप प्योरली रैविट के ऊपर आएँ। ये नौकरियां आपके जितनी भी जॉब्स हैं ये कंसल्टेंट में भी आती हैं, क्लाइंट में भी आती हैं, कॉन्ट्रैक्टर में भी आती हैं। हम एक बार वापस जाते हैं कि हमारे पास क्लाइंट है, कंसल्टेंट है और कॉन्ट्रैक्टर है। क्लाइंट के अंदर आप वो ड्राइंग्स को अपनी टीम भी रख सकते हैं कि कंसल्टेंट हो सकता है उनको सही चीज़ ना बताए, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है उनके साथ 2 नंबरी कर, तो वो अपने इंजीनियर्स या अपने ड्राइंग के लोग रख सकता है, टेक्निकल टीम रख सकता है क्लाइंट अपनी, ताकि वो उनको असल सूरत बताएँ। फिर कंसल्टेंट अपने पास मैकेनिकल इंजीनियर्स प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के, प्लम्बिंग और HVAC के लिए यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल कंड्यूस, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स के लिए यूज़ होते हैं, सिविल इंजीनियर्स यूज़ होते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के लिए, और आर्किटेक्ट्स यूज़ होते हैं और फिनिशिंग के कामों के लिए। और फिर प्री इंजीनियर बिल्डिंग होती हैं जो जिस तरह आजकल शेड्स बन रहे हैं, तो उन शेड्स के लिए भी स्पेशल सेपरेट एक हेड इन्होंने रैविट में दे दिया हुआ है, जिसके अंदर उन शेड्स के अंदर सिविल वर्क्स, मैकेनिकल वर्क्स और प्री फैब्रिकेटेड जो स्टील बिल्डिंग्स हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रैविट के अंदर डिज़ाइन हो सकते हैं। तो ये टीम सारी की सारी मिल के ये काम करती है एक कंसल्टेंट के अंदर। तो वहाँ पे हर किस्म के बंदे के लिए हर किस्म का ऑटोकैड ऑपरेटर चाहिए। मैकेनिकल के ड्राफ्ट्समैन अलहदा होते हैं, इलेक्ट्रिकल के अलहदा, सिविल के अलहदा और स्टील स्ट्रक्चर के अलहदा होते हैं। तो ये सब मिल के एक ड्राइंग देते हैं। जैसे नेस्पाक है, आप नेस्पाक को फॉलो करेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया। बहुत से लोग जो इस वक्त ये डेमो अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये टीम सेपरेट होती हैं। और जब कॉन्ट्रैक्टर ने, जब बिल्डिंग ने डिज़ाइन होकर और उसकी ड्राइंग ही रैविट के ऊपर आनी है, जब एक चीज़ ने डेवलप ही रैविट के ऊपर होना है, तो वहाँ पे आगे फिर ऑटोकैड नहीं चलना। आगे कॉन्ट्रैक्टर ने भी उसको अगर एग्जीक्यूट करना है, उसने भी मैकेनिकल की टीम रखनी है, इलेक्ट्रिकल की टीम रखनी है, प्लम्बिंग की टीम रखनी है, उसने आगे स्ट्रक्चर की टीम रखनी है और उसने आगे आर्किटेक्ट्स रखने हैं। तो जब उसने भी वो रखने हैं तो उनको भी रैविट आना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर चूँकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है एग्जीक्यूशन के दौरान, क्योंकि मटेरियल से उसको ज़्यादा बचत होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर रैविट की सैलरीज भी ज़्यादा है। आप किसी भी किस्म के स्टाफ को ले लें, कंसल्टेंट और क्लाइंट से ज़्यादा सैलरीज होती हैं कॉन्ट्रैक्टर में। कंसल्टेंट के अंदर रिहाइश खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो आपको खुद से अरेंज करनी पड़ती है। आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आपको खुद से प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, बट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको रिहाइश भी देगा, खाना भी देगा, तो आपकी ये कॉस्ट बच जाएगी और सैलरी भी ज़्यादा देगा। अब हम आते हैं रैविट के ऊपर कि रैविट को बिम के साथ क्यों अटैच किया गया है। जो बिम है उसे कहते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग। बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल modeling is an intelligent 3D model based process that gives architecture, engineering and construction professionals the insight and tools to more efficiently plan, design, construct and manage building and infrastructure। अच्छा, जो BIM है वो 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस है। AutoCAD ऐसा नहीं है, AutoCAD मॉडल बेस्ड प्रोसेस नहीं है। BIM है, रैविट है। रैविट आर्किटेक्चरल प्रोसेस, इंजीनियरिंग प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन के दौरान भी जो प्रोफेशनल है, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं, जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, ये सब के सब इफेक्टली प्लान कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियरों को, और उनको मैनेज कर सकते हैं बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए। पर्पस क्या है BIM का? The purpose of BIM is to ensure that appropriate information is created in a suitable format at the right time। पर्पस इसका ये है कि जो उस फैसिलिटी, बिल्डिंग फैसिलिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंजीनियरिंग, प्लान, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, वो राइट टाइम पे सारे डिसीजंस हो जाएं, सो दैट बेटर डिसीजन कैन बी मेड थ्रू द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ बिल्ड एसेट्स। समझ आ रही है आपको? अगर आपको समझ नहीं आ रही
तो आप क्वेश्चन अभी अपने क्वेश्चन एंड आंसर नोट करते जाएं, और उन क्वेश्चन एंड आंसर्स को नोट करने के बाद एंड के ऊपर हमारा क्यू एंड ए सेशन होगा 15 से 20 मिनट का, उसके अंदर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको समझ आ गया है कि बिम होता क्या है, तो अब आपको समझाने की ज़रूरत है कि फिजिकल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ किसी फैसिलिटी की क्या होती हैं। बिम है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इसका मतलब है कि जो रेविट सॉफ्टवेयर है वो प्योरली बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है। अब जब बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है तो जो हम फैसिलिटी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये फैसिलिटी भी बिल्डिंग ही की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या स्टोरेज फैसिलिटी है। उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और रेविट इन दोनों को कैसे मैच करता है ये डेमो में भी आगे मैं दिखाऊंगा, और अभी आपको थ्योरेटिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जो फैसिलिटी है वो क्या है? अ प्लेस एमेनिटी डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एक बिल्डिंग है जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो रही है। तो बिल्डिंग फैसिलिटी का पर्टिकुलर पर्पस क्या हो सकते हैं? रेजिडेंशियल हो सकती है, रिहाइश इख्तियार की जाए, कमर्शियल हो सकती है, कारोबार के लिए इस्तेमाल की जाए, इंडस्ट्रियल हो सकती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और स्टोरेज हो सकती है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके आगे सप्लाई भी तो करना है, तो स्टोरेज फैसिलिटी भी कंस्ट्रक्ट हो सकती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी बल्क डेंसिटी, जो इंजीनियर्स हैं, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिज़ाइन इंजीनियर्स के साथ, जिन्होंने कंसल्टेंट में काम करना है, और मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के, वो केमिकल के इंजीनियर्स हैं, या वो इंजीनियर्स हैं सिविल, या वो आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं। इफ़ दे आर गोइंग टू डिज़ाइन अ बिल्डिंग एंड दे आर गुड इन देयर एजुकेशन, और अगर वो स्टूडेंट्स हैं और उनका डिज़ाइन का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ कंसल्टेंट के अंदर जो इंजीनियर्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं बिल्डिंग फैसिलिटी को, उनके लिए ये प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ना इसमें कॉन्ट्रैक्टर का कोई रोल होता है, ना इसमें क्लाइंट का कोई रोल होता है। ये बिल्डिंग की स्टेबिलिटी से रिलेटेड होती हैं। जैसे बिल्डिंग की किसी भी एलिमेंट की बुल्क डेंसिटी, उसकी पोरोसिटी, पोरोसिटी किसे कहते हैं? पोरोसिटी पोरस होने को कहते हैं, कि वो एब्जॉर्ब कितना कहते हैं। जैसे ईंटें हैं, ईंटें आपने अक्सर देखी होंगी वाइट हो जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिविल के अंदर कहा जाता है फ्लोरिसेंस। इसके अंदर सॉल्ट्स हैं जो वक्त के साथ साथ बाहर निकल आते हैं ब्रिक के अंदर से, तो उसके एक सर्टेन लेवल है, उससे ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए। डेंसिटी होती है, कंक्रीट है, उसकी डेंसिटी होती है 2400 kg पर मीटर क्यूब। अब ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में भी आ गया और ये उसमें भी आ गया। इसी तरह डेंसिटी इंडेक्स है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है, फायर रेजिस्टेंस आती है उस एलिमेंट की, क्योंकि बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग को फायर प्रोटेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। तो एक नेचुरली जो एलिमेंट्स उस बिल्डिंग में लग रहे हैं वो एलिमेंट्स फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अंदर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिजिकल एलिमेंट्स क्या हैं जिससे एक बिल्डिंग बनती है? ये प्रॉपर्टीज़ कुछ फिजिकल एलिमेंट्स के, वो फिजिकल एलिमेंट्स क्या हैं? ईंटों से घर बनता है, उसके अंदर सरिया लगता है, उसके अंदर सीमेंट लगता है, उसके अंदर कंक्रीट होती है, उसके अंदर दरवाजे लगती हैं, एल्यूमिनियम की शीशे खिड़कियाँ लगती हैं, उसके अंदर टाइलें लगती हैं। ये सारे के सारे फिजिकल एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारा बदन है, हम इंसान हैं, तो हमारे इंसान के पास 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक सर है, गला है, एक पेट है, हम रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, हमारा दिल है, हमारा दिमाग है, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो अल्लाह ताला ने इनको मिला के एक इंसान बनाया है। जब उसका फंक्शन परफॉर्म करने की बारी आई है तो अल्लाह ने रूह फूंकी है और दिल ने पंप कर दिया। फिर दिमाग का काम सोचना है, दिल का काम ब्लड सप्लाई करना है, और आँखों का काम देखना है, ज़ुबान का काम चखना है, नाक का काम सूंघना है, ज़ुबान का काम बोलना है, पैरों का काम चलना है, हाथों से काम किया जाता है, इल्म हासिल किया जाता है, लिखाई गई है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये बदन की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ बिल्डिंग की क्या हो सकती हैं? नंबर 1, उसका डिज़ाइन सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, उसकी स्टेबिलिटी हो। नंबर 2, प्रॉपर बैलेंस ऑफ एस्थेटिक्स हो। यानी कि उसका 3D व्यूज़ के अंदर वो आँखों को जिस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए अच्छी बने, और अगर एस्थेटिक्स हैं तो एस्थेटिक पर उसकी कमर्शियल के हिसाब से एस्थेटिक्स अच्छी हों। इसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी हो, यानी अगर एक स्टोरेज फैसिलिटी है और उसके अंदर डंपर या किसी ट्रक के या किसी
लोडिंग इक्विपमेंट की, पार्किंग का और उसकी स्लोप का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा, उसके अंदर फोक लिफ्टर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक चीज़ जा ही नहीं सकती, तो वो एक्सेसिबिलिटी की वजह से उस बंक्शन की, उस बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग की या उसकी स्टोरेज बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होने लगा, इसलिए एक्सेसिबिलिटी उसके अंदर काउंट करती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आप एक बना रहे हैं तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और कौन से मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी हो, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी भी हो, एस्थेटिक्स भी हो, और वो कॉस्ट भी कम दे रहा हो, और फिर वो सेफ़ एंड सिक्योर भी हो। ये सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्डिंग की, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरली साउंड एंड एनवायरमेंटली कंट्रोल स्पेसेस टू हाउस एंड प्रोटेक्ट ऑक्यूपेंट्स। जो बेसिक फंक्शन होता है बिल्डिंग का वो ये होता है कि वो साउंड और इन्वायरमेंटली कंट्रोल स्पेस दे किसी भी घर को या उसके रेजिडेंट्स को या उस बिल्डिंग को यूज़ करने वाले लोगों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेविट और ऑटोकैड में डिफरेंस क्या है। द मेन डिफरेंस इन ऑटोकैड इज़ दैट अ जनरल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक जनरल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है 2D और 3D ड्राइंग्स बनाने के लिए। इसके अंदर दो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, एक एलिमेंट यूज़ होता है लाइन का और दूसरा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन यूज़ होता है स्पेस का। इसके अंदर ना आप टेक्सचर दे सकते हैं, ना आप इसके अंदर कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी डिस्कस हुई हैं वो दे सकते हैं। जबकि रेविट जो है वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग 3D सॉफ्टवेयर है, जो कि कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन भी दे सकता है और उसकी कॉस्टिंग भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा डेमो के दौरान। इन दोनों में से बेटर कौन सा है? अ गुड वे टू लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ ये टूल इज ऑटोकैड इज़ ग्रेट फॉर 2D ड्राइंग। 2D ड्राइंग के लिए ऑटोकैड ग्रेट है, जहाँ पे प्रीसाइज लाइन वर्क चाहिए और एलिवेशन की थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए, वहाँ पे तो ऑटोकैड बेहतरीन काम करता है। रेविट इज़ ग्रेट फॉर मॉडलिंग, जनरेटिंग कॉस्ट स्केड्यूल्स, कोलैबोरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। ये जब आप हमसे कोर्स करेंगे, ये चेंज मैनेजमेंट में वेरिएशन ऑर्डर्स बनते हैं और कॉस्ट स्केड्यूल्स बनते हैं। ये दोनों जॉब्स हैं क्वांटिटी सर्वेयर की। क्वांटिटी सर्वेयर की ये दोनों जॉब्स अब रेविट परफॉर्म कर रहा है। उसको रेविट 5D और रेविट 6D के नाम से कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है। कॉस्ट स्केड्यूल्स में प्राइमावेरा भी इंक्लूड हो जाता है और रेविट एक एडवांस लेवल के ऊपर प्राइमावेरा के साथ भी कोलैबोरेट करता है। अच्छा, सैलरी रेंज और जॉब डेजिग्नेशंस रेविट के क्या हैं मुख्तलिफ मुल्कों में? अब 3D डिज़ाइनर, रेविट टेक्नीशियंस, रेविट ऑपरेटर, रेविट ड्राफ्टमैन, रेविट इंटर्नीस, ये सारे हायर होते हैं जॉब डेजिग्नेशंस। ये पाकिस्तान में हायर हो रहे हैं। रेविट टेक्नीशियन, बिम मॉडलर, रेविट ऑपरेटर, रेविट MEP पी ऑपरेटर, इस किस्म की जॉब्स आती हैं UAE और वहाँ पे यूरोप में। तो सैलरी पाकिस्तान के अंदर एंट्री लेवल के ऊपर 20,000 से 30,000 की आपकी जॉब इजीली स्टार्ट हो सकती है। 2 से 5 साल का तजर्बा अगर आपका है तो 50,000 से 70,000 रुपया आप जॉब ले सकते हैं ईजीली। लेकिन 2 साल जो रेविट पे आपने लगाए होंगे वो 2 साल बहुत टाइम होता है। 2 से 4 साल बहुत टाइम होता है। 50,000 से 70,000 पाकिस्तान में ऐसे नहीं दिया जाता। अब 3D स्टूडियो मैक्स हो गया, ऑटोकैड हो गया, या आपका आ गया फोटोशॉप, ये तीनों चीज़ें मिल के आजकल प्राइवेट सेक्टर के अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है। जैसे ऑटोकैड के ऊपर आपकी 2D ड्राइंग बनती हैं, वो 3D स्टूडियो मैक्स के ऊपर जाके उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग और वो होती है 3D व्यूज़ और एलिवेशंस बनते हैं। इसी तरीके से जो ऑटोकैड से अगर 2D के प्लान के ऊपर ही आपने वो करना है कॉन्सेप्ट उसका, तो वो जाके डिस्कस होता है उधर फोटोशॉप के ऊपर। 2D प्लान को ही अगर आपने एलिवेट करना है तो वो जाके होगा उसके ऊपर। कुछ चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, आप वो नोट कर लीजिएगा कि ऑलरेडी जो रेजिडेंशियल सिस्टम के अंदर काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसी तरह गल्फ़ के अंदर जो सैलरी है वो मिलती है आपको 142 के 1 साल की, ये पर एनम है, एनुअली है। तो इसको आप 12 पे तकसीम करके देख लें ये कितनी सैलरी बनती है। इसी तरह 177 के मिलती है प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट को। आप में से कोई आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपको उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की के डिफरेंट ब्रेकडाउन्स मैंने दे दी हैं। उसके अंदर डिफरेंट जॉब्स आती हैं। तो सैलरी रेंज UAE के अंदर आप देख लें कि 2 से 5 साल तजर्बे वाला बंदा जो है
या 6 साल तजर्बे वाला बंदा जिसने प्योरली रैबिट के ऊपर काम किया हुआ है वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। एवरेज सैलरी फॉर स्किल्स फॉर 4 years एक्सपीरियंस इज़ 100K अरेबियन दिरहम पर एनम, एवरेज सैलरी इतनी माने। और यूरोप के अंदर, यूके के अंदर 24,000 पाउंड से 32,000 पाउंड है, या 32,000 पाउंड से 35,000 पाउंड है। अब रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट MEP, रैबिट स्टील स्ट्रक्चर, रैबिट कि जितने ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ये कैसे मिलके काम करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डेमो में बताऊंगा। अच्छा, अब मैंने जो स्टूडेंट ट्रेन किए हैं उनमें से कई लोग ऑन जॉब भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में वो जॉब कर रहे हैं बीइंग अ रैबिट UAE के अंदर। अब रिसेंटली उनमें से 4-5 लोग वापस भी आए हैं जो कि जॉब ख़त्म हो गई है दुबई के अंदर कोरोना वायरस के बाद, तो वो 4,000-5,000 रियाल के ऊपर काम कर रहे थे, उनकी जॉब ख़त्म हो गई हैं, वो पाकिस्तान वापस आए हैं। जैसे हालात ठीक होंगे वो वापस जाएंगे। तो अब वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर 50,000-60,000 काम कर सकते हैं। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे ट्रेन हुए हैं। कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हैं। ये एक बैच था हमारा, बड़ा अच्छा बैच था जो हमने निकाला था, 2-3 बैचेस से जो रैबिट के हमने निकाले थे। ये बात मैं कर रहा हूँ 2017-18 की। अब सर्टिफिकेट सैंपल क्या है, आपको सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा? आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जनाब गवर्नमेंट से ऑनलाइन वेरीफाइएबल सर्टिफिकेट। ये 3 महीने का सर्टिफिकेट होगा। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 1 मंथ के अंदर, बट ये 3 महीने का सर्टिफिकेट होगा जो आपको मिलेगा। उसको ज़रा देख लीजिए। ये मेरा अपना सर्टिफिकेट है जो मैंने मंगवाया हुआ है रैबिट का एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ सियालकोट में। मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे जब काम कर रहा था तो उनके साथ मैंने काम किया था। तो ये देख लीजिए, रहमान रशीद सन ऑफ रशीद अहमद मलिक, रैबिट आर्किटेक्चर, स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और 80% मार्क्स आए हैं, A ग्रेड है। इसके साथ ये सीरियल नंबर है और ये रोल नंबर है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऑनलाइन आप कैसे वेरी कर सकते हैं। आप इस जगह पे होल्ड ऑन करें और इसको देखें कि 40215 जो है इसकी सीरियल नंबर है। ये प्रोफेशनल स्किल साइंस काउंसिल एक इदारा है जो कि गवर्नमेंट के इस एक्ट के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट ने से अप्रूव्ड है। तो आप वेरिफिकेशन में गए, यहाँ पे 40215 आपने यहाँ पे क्लिक किया वेरीफाई के लिए। ये देखिए रैबिट आर्किटेक्चर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये 40215, सीरियल नंबर भी 800215 है, और ये परसेंटेज भी उसकी दे रहा है, और इंटरनेशनल लाहौर 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट है, अप्रैल 2016 से जून 2016 तक का। तो ऐसे ही आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं और आपको बहुत खूबसूरत सर्टिफिकेट मिलेगा। फ्री सर्विसेज अब आपको कौन कौन सी मिलेंगी? वंस यू विल कंप्लीट द कोर्स, फ्री सर्विसेज आपको कौन सी मिलेंगी? आपकी CV हम तैयार करके देंगे। इंटरव्यू के 20 से 25 क्वेश्चन जो रैबिट से रिलेटेड आपके होंगे वो सारी तफसील से बताएंगे। आपसे वो अगर टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में वो क्या क्या पूछ सकते हैं, और आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करवाया जाएगा। तो वो कौन कौन से काम हैं जो आपने फ़ौरन करके देने हैं ताकि उनको पता लग जाए। और सब कुछ हो गया, सर्टिफिकेट भी आपको ले लिया, आपका फ़ायदा क्या है? और जब आप कार्ड डालते हैं ATM में उसमें से पैसे निकलने चाहिए। अगर ये नहीं आ रही, ये ट्रेनिंग भी ज़ीरो है, आपने जो डिग्री ली है वो भी ज़ीरो है। हमारी जब बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही तो हम ग्रोथ की तरफ से कब जाएंगे? पहले तो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं। बेसिक रिक्वायरमेंट है जॉब मिलना, तो जॉब सर्च करना एक बड़ी मेथडोलॉजी है। उसके लिए CV एक स्पेशलाइज चाहिए, फिर कंपनीज़ का पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनी जॉब दे रही हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको इंडिविजुअली अगर आप कहते हैं कि आपको CV बना कर दें तो इंडिविजुअली भी आपको हम CV बना कर देंगे। आपका अगर 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो आपको नहीं पता, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 3 साल एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आप रैबिट के ऊपर कहीं पे भी काम कर सकते हैं। आप अपना एक 3 साल का एक्सपीरियंस एडजस्ट कर सकते हैं, पिछला आप लिख सकते हैं। उसके लिए आपको हम नॉलेज भी देंगे और आपको क्या कहते हैं पूरी डिटेल सपोर्ट देंगे, पूरी कि जॉब सर्च होती कैसे है, इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू तक पहुंचा कैसे जाता है, CV सेलेक्ट होने के बाद जब इंटरव्यू होता है तो जॉब कैसे परफॉर्म की जाती है, उसमें तरक्की कैसे की जाती है। वो जो 144 हज़ार अरेबियन UAE दिरहम है वो कैसे
आप कमा सकते हैं एनुअली। तो अब वक्त आ गया डेमो का। डेमो देने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट्स आप इसमें पढ़ेंगे क्या और आप इसमें बनाएंगे क्या कुछ। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग मेथोडोलॉजी होती है। अब 3 बड़ी कंपनीज हैं जिनको सारे जानते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, फिर आपके पास ऑटोडेस्क की कंपनी है, आपके पास है ओरेकल की कंपनी। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 3 बड़े सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो इन 3 कंपनीज के चल रहे हैं। ओरेकल कंपनी जो है उसकी वर्किंग मेथोडोलॉजी टोटली डिफरेंट है। उसकी हर एक सॉफ्टवेयर के बैक एंड पे एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के बैक एंड के ऊपर प्रोग्रामिंग चल रही होती है जिससे वो चीज़ों को रीड करता है और परफॉर्म करता है डिस्प्ले के ऊपर चीज़ें। बैक एंड के ऊपर पूरी लैंग्वेज चल रही होती है जिससे वो आपकी कमांड्स रीड करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो बिल गेट्स ने बनाई है। अब वो कंपनी 40 साल पहले बनी है। 40 साल पहले जो कुछ दुनिया में होता था इन 40 साल के अंदर अंदर अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, उनकी वर्किंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। पहले 20 साल में बेसिक चेंजेस आई हैं, 1981 से लेके 2000 तक बेसिक चेंजेस आई हैं, यानी ये चीज़ें डेवलप हुई हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर आईटी वाइज। और विंडोज़ 98 आई है 98 के अंदर। जैसे ही विंडोज 98 आई है तो 2003 के बाद से जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपना लेटेस्ट वर्जन निकाला है MS ऑफिस का, उसके बाद से एक आप ऐसे समझते हैं ना जिस तरह एक टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन होता है, ऐसे हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन हो गया है। और ओरेकल आ गया है, रेविट आ गया है। हालांकि इनकी वर्किंग बैक एंड्स पे पहले हो रही थी बट दे वर नॉट परफॉर्मिंग एज़ पर द रिक्वायर्ड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, या इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स थे वो ये सॉफ्टवेयर फुलफिल नहीं कर सकते थे। तो 20 साल के अरसे के अंदर अंदर चीज़ें वहाँ तक पहुँची हैं कि एक बेसिक डेवलप हो चुकी है। फिर 2003 से लेके 2010-11 तक वो सारे सिस्टम इन प्लेस आए हैं। इन तीनों सॉफ्टवेयर्स कंस्ट्रक्शन, मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज पे बात कर रहा हूँ, इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ के तहत बैक एंड पे प्रोग्रामिंग की गई है। बड़ी रॉक सेलेक्ट किस्म के इंजीनियर्स ने आईटी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बैठ के की है। आप विकीपीडिया पे जाएं, आप ओरेकल की हिस्ट्री चेक कर लें, आप विकीपीडिया पे प्राइमावेरा की हिस्ट्री चेक कर लें, आप विकीपीडिया पे माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री चेक कर लें, आप विकीपीडिया पे MS ऑफिस लिख के सर्च कर लें कि ये बना कैसे था, ये डेवलप कब हुआ था और ये किस तरीके से चला था। 2010 से लेके 2020 तक पिछले 10 सालों के अंदर हमारी जो डिग्रीज़ जो 1980 तक रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई हैं। जो रटालाइजेशन थी, जो किताबें थी वो 1980 तक सारी चीज़ें हो रही थी। हमारे पेरेंट्स ने जिन्होंने हमें एजुकेट किया है, जिन्होंने हमें डिग्रीज़ की तरफ लाया है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स इजीली अवेलेबल हुई हैं बिकॉज देयर वाज नो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। 20 साल के अंदर अंदर 19 यानी कि जो जनरेशन 60s की ग्रो होके 80s और 90s के अंदर जॉब करना कोई मसला नहीं था, 70s में जॉब मिलना कोई मसला नहीं था। बट हमारी जनरेशन को 20th सेंचुरी की सेकंड डिकेड, थर्ड डिकेड और फोर्थ डिकेड के अंदर हमारे लिए जॉब करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज हमारी डिग्रीज़, हमारी 16 ईयर्स एजुकेशन हमें वो स्किल्स ही नहीं दे रही हैं कि हम लोग मार्केट के हिसाब से चल सकें। दूसरी चीज़, कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ आती ही नहीं हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि बाहर से कंपनीज आके काम कर सकें। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो करप्शन की बेस के ऊपर हो रहा है, तो बाहर की टेक्नोलॉजी आएगी कैसे, मेगा प्रोजेक्ट्स लगेंगे कैसे। जो गल्फ़ है उसने अडॉप्ट किया चीज़ों को और उसने गोरों को इजाज़त दी है कि वो आएँ। गोरे अपना सारा डिज़ाइन अपने यहाँ से करके लेके यहाँ आए हैं और यहाँ पे आप लोकल लेवल के ऊपर मैनेजमेंट हायर करके किया, ऊपर मैनेजमेंट सारे गोरे किए। उन्होंने इश्तराक किया है अरबों के साथ और उन्होंने अलाउ किया है शिरके बना के कि आप इन्वेस्टमेंट करें। जब कॉन्ट्रैक्टर्स लेके आए हैं तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्कमैन के लिए लो सैलरीड लेबर चाहिए थी, वो स्किल्ड स्टाफ भी चाहिए था और अनस्किल्ड स्टाफ भी चाहिए था। उन दोनों कामों के लिए उन्होंने पाकिस्तान से, UAE से, इंडिया से, पाकिस्तान से, फ़िलिपीन से, उन्होंने बांग्लादेश से, इंडिया से, ये 4 बड़े मुल्क ऐसे हैं जहाँ से उन्होंने अपनी मैन पावर इकट्ठी की है। अब ये मैन पावर 70s और 80s के एरा के अंदर सऊदी अरेबिया और उधर गई है। पाकिस्तान इस गल्फ़ के अंदर पहले चले गए हैं, उन्होंने 2000 तक इस गल्फ़ को डेवलप किया है।
2000 से लेके 2010 तक इंडियंस चले गए हैं वहाँ पे, और उनकी खारजा पॉलिसी इतनी स्ट्रांग रही है पिछले 20 सालों में कि अब पाकिस्तानी वापस आना शुरू हो गए हैं। इस कोरोना वायरस ने टोटली सिचुएशन चेंज कर दी है, और अब बिल्कुल ज़ीरो से दोबारा हायरिंग होगी, दोबारा जो भी कंट्री वापस जाएगी। आई डोंट थिंक कि इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा जाएगी, तो ज़्यादा जॉब जो क्रिएट होनी है वो पाकिस्तानी मार्केट के लिए, जितने भी गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं उसके अंदर होनी है। वहाँ पे जो डिज़ाइनर्स और जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, जो ड्राइंग्स डेवलप हो रही हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर और डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, वो सारी की सारी डिज़ाइन हो रही हैं अब 80% रेविट के ऊपर। सो आज अगर आप ये स्किल्स ले लेते हैं तो जो सैलरीज मैं आपको बता चुका हूँ पहले, वो आपको कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद दिसंबर 2020 तक या जनवरी फरवरी मार्च 2021 तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। यू हैव टू टेक द स्किल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ सो दैट यू कैन गेट गुड सैलरीज अब्रॉड। और पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, आप ये देख लीजिए कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में कोई लॉस नहीं हुआ, बिकॉज हॉस्पिटल्स बनने हैं, वो भी इंजीनियर्स नहीं बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज नहीं बनानी है, और वो ड्राइंग्स के मुताबिक ही बनने हैं। ड्राइंग वो वाहिद ऐसी चीज़ है जो बजट बनाने में मदद देती है इन्वेस्टर को। उसी की बेस के ऊपर जो बिजनेस ट्रायंगल है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उस ड्राइंग की बुनियाद के ऊपर चीज़ें लेके चलती है। अब वो ड्राइंग्स अगर रेविट के ऊपर बन रही हैं तो यू कैन एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटी के विद इन 2 to 3 months वेयर यू कैन गो। अब आपके ऊपर है कि आप ये स्किल्स कितने लेते हैं। इन स्किल्स के अंदर सॉफ्टवेयर सीखना भी कोई मसला नहीं है, आप सीखें सॉफ्टवेयर। अब मार्केट के अंदर मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मार्केट के अंदर बेशुमार इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको पहले ही बताया कि उनकी इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट है, उनको माल बेचना है अपना, वो माल अपना बेच रहे हैं तो मार्केट से वो थोड़े पढ़े लिखे लोग उठा रहे हैं, और यूट्यूब की वीडियो से भी आप देख के सीख सकते हैं। मसला ये है कि ये जितनी भी चीज़ें मार्केट में सिखाई जा रही हैं, बैक एंड के ऊपर ना उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है ट्रेनर्स की, ना उनके पास सॉलिड फील्ड का एक्सपीरियंस होता है कि वो बंदे को काम की चीज़ समझा सकें। काम की चीज़ वो नहीं समझा पाते। जब वो काम की चीज़ नहीं समझा पाते और 10 कमांडे यूज़ करते हैं, तो उन 10 कमांडों को से आपने जॉब कैसे लेनी है, और जॉब से पैसे कमा के अपने ATM में डाल के अपनी बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है, वो नहीं बताते। तो जब मैं आपको रेविट सिखाऊंगा तो मैं आपको रेविट सॉफ्टवेयर की जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसके फर्दर 10-10, 12-12 पार्ट्स हैं, और ये ऑलमोस्ट 60+ आर्टिकल्स हैं जो इन 16 सेक्शंस के अंदर फर्दर सब डिवाइडेड हैं। तो ओवरऑल इतने बड़े कोर्स को कराने से पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। अब बेसिक्स कंस्ट्रक्शन की क्या है, अब कंस्ट्रक्शन में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको भी पता है, और जो लोग काम नहीं कर रहे उनके लिए भी ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। जैसे आपको सॉफ्टवेयर में एंटर होने से पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, चाहे आप 3D स्टूडियो मैक्स ले रहे हैं, चाहे आप AutoCAD ले रहे हैं, चाहे आप माया ले रहे हैं, चाहे आप आर्की हाउस ले रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर उठा रहे हैं, रेविट क्यों नहीं उठा रहे, स्केचअप क्यों नहीं उठा रहे, आपके पास ये 3 कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मुझसे भी जितना कुछ मर्जी सीख लेंगे, आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ ही नहीं सकेंगे। हाउ, आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स का नहीं पता। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो लोगों ने कंसंट्रेट किया है, वो जो हुकूमत की है वो ब्रिटिश ने की है, इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम चल रहा है। बट पाकिस्तान ने 1950s के बाद अभी तक अमेरिका के साथ अपनी जोड़ी बना के रखी है। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट आई है वो अमेरिका से ज़्यादा आई है, तो वो अपनी ड्राइंगें सारी मीट्रिक सिस्टम में लेके हैं। अब 2 डिफरेंट सिस्टम है जो पाकिस्तान में एट द सेम टाइम चल रहे हैं, और कोई इस चीज़ का इदारा नहीं है जो इसको यूनिलैटरल अप्रोच के साथ लेके चले। जिसका जो दिल कर रहा है वो इन दोनों यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में से दोनों को लेके जा रहा है। सो यू हैव टू नो बोथ। जितने 10-20 किस्म के जो बेसिक मेथड ऑफ मेजरमेंट्स हैं बिल्डिंग के लिए, वो मैं सारे आपको यहाँ पे समझाऊंगा। उसके बाद आपको 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए कि 2D में चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, XY प्लेन में और Z प्लेन में चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, 2D से 3D में कैसे मूव करते हैं, और उनमें डिफरेंट किस्म के एलिवेशंस, प्लान और सेक्शंस किस तरीके से मूव करते हैं। फिर जो आपने ड्राइंग्स कंपनीज में बना के देनी है, वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल लेवल पे काम कर रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, उनके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है और मेथड ऑफ प्रोसीजर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझाऊंगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का एक मेथड होता है। जब आप डिज़ाइनिंग कंपनीज में जाएंगे तो वहाँ पे डिज़ाइन होता है फ्रॉम रूफ टू द फाउंडेशन, और जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो वहाँ ऑपोजिट हो जाता है प्रोसीजर। वहाँ पहले खुदाई होती है, फाउंडेशन भरी जाती है, और फिर कॉलम, बीम, स्लैब
दीवारें, फिर कॉलम, बीम, स्लैब और छत तक लेके जाते हैं काम को। तो ये जितने भी बिल्डिंग की मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन है और कंपोनेंट्स है बिल्डिंग के, वो समझाए जाएंगे। और फिर जब आप इनकी बुनियाद को पक्का कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि रैविट को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है और उसकी एक्टिवेशन कैसे करनी है। ये लिंक्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे। ये 13 GB का सॉफ्टवेयर है, आपको गूगल ड्राइव से ये लिंक मिल भी जाएगा, ये सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। और गूगल ड्राइव से सॉफ्टवेयर मिलने के बाद ये आपको एक्टिवेशन प्रोसीजर भी वीडियो के थ्रू और नोटपैड के थ्रू रिटन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो यू कैन डू दैट एज वेल। जब आप इसमें 4, 5, 6 लेक्चर्स के अंदर बेसिक्स के अंदर प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर रैविट आपके लिए इजी हो जाएगा। रैविट की जनरल कमांड्स होंगी, ये सारी चीज़ें, कमरे कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स हैं, डिफरेंट टाइप के डोर्स एंड विंडोज़ हैं, फ्लोर्स हैं, रूफ्स हैं, सीलिंग है, स्टेयर वर्क है, रूम्स हैं, रेंडरिंग की जाती है जो 3D स्टूडियो मैक्स में होती है, ग्राफिक्स हैं। आप इंटरनेट से निकाल के सर्च आउट कर सकते हैं कि उनकी रेंडरिंग की क्वालिटी कैसी होती है। 3D में डिटेलिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रिंटिंग और एक्सपोर्टिंग होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ में सिखाऊंगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। आपको ये करना है, मुझे सारा काम आता है, आपको ये करना है कि आपको फोकस होकर 1 महीना अपनी लाइफ का देना है। इफ़ यू वांट टू गेट, आपको नज़र आ रहा है कि सैलरीज कितनी ज़्यादा हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस नहीं है। अगर आप ऑनलाइन इसको सीखना चाह रहे हैं, फाइवर, अपवर्क के ऊपर हमारी टीम आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे सकती है कि आप इसको कितनी डेप्थ में ले जाके आप इसको लेके चल सकते हैं। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स के आपको स्किल्स लेने और वो बेचने हैं। आपके पास भी डिग्री है, मेरे पास भी डिग्री है, मैं PhD करके आया हूँ और आप एक रैबिट लेके गए हूँ। वेल, इट डज़ मैटर अबाउट द जॉब कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, वो ज़्यादा पे कर रही है। घर का खर्चा 1 लाख से 2 लाख रुपए आजकल एवरेज चल रहा है और सैलरी आपको गवर्नमेंट, आप बेशक 17वें स्केल के अफसर बन जाते हैं, 18वें स्केल के अफसर बन जाते हैं, आप करप्शन नहीं करते, तो आप मार्केट के अंदर बैठ के कर क्या रहे हैं? मार्केट के अंदर बैठ के आप 14,000, 15,000, 20,000, 40,000, 70,000 मैक्सिमम आपको सैलरी मिल रही है, उसके अंदर आप खर्चा नहीं चला सकते घर का। कारोबार करें, कारोबार हमसे होता नहीं है। जॉब कर रही हैं, उसके लिए आपको 1 महीने की टाइम और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उन पैसों को जो लगा रहे हैं उनको हार्ड वर्क करके उसको ग्रैस्प कर लें। जब वो आप ग्रैस्प कर लेंगे चीज़ों को तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं होगा, जिनके मसला ही कोई नहीं होगा जॉब लेना। मार्केट के अंदर आप अपने टाइम को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ जल्दी से जल्दी आप स्किल लेके मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आपके ATM में पैसे नहीं आ रहे, एवरीथिंग इज़ अ प्रॉब्लम। इफ़ यू आर गेटिंग अर्निंग मनी, घर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, कोई मसला नहीं है आपको बगैर स्किल्स के घर बैठे अब्बा जी से पैसे आ रहे हैं, रिश्तेदारों से पैसे आ रहे हैं, या घर बैठे कोई पौधा निकल आया, तो आप ये कोर्स मत कीजिए। बट अगर आपको कामयाब होना है और मार्केट में अपनी डिग्री को लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाना है, पिछले 5 से 10 सालों के अंदर वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। आपको मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री समझा दी है। अब आप रैबिट करेंगे, आपके पास जॉब्स के बेशुमार चांसेस होंगे। आपको जॉब ढूंढने के लिए भी 7 से 8 घंटे रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, 2 से 3 घंटे में। जॉब भी आजकल सारी ऑनलाइन आ रही हैं, ईमेल्स के ज़रिए आ रही हैं, इंटरनेट कंपनीज आपके पास अवेलेबल हैं जो मार्केट के अंदर आपका पोर्टफोलियो लिंक्डइन से उठा के आपको दे रही हैं, वो बनाना भी हम आपको सिखाएंगे। तो आपके पास अगर स्किल्स होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है कि हमने तो आपको आधे पौने घंटे के लेक्चर के अंदर, 1-1.5 घंटे के लेक्चर के अंदर काम की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ बतानी है। इन काम की तरतीब के साथ मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर आप इजीली काम कर सकते होंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने की मैथोडोलॉजी का पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं। और जॉब मिलना इतना मसला नहीं होता, इसलिए बेफिक्र हो जाएं। अगर हमारे पास कोई स्किल्स ही नहीं है तो डिग्रीज हमारे लिए वैल्यूलेस है। अब आप डिग्री लेकर चले जाएं, थियोरेटिकल डिग्री पढ़ी हुई है, आपने सिविल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हुआ है, आपने आर्किटेक्चर में मुख्तलिफ इंटीरियर डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग और मशीन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। वो चीज़ें रैबिट करके दे रहे हैं आपको, वो चीज़ें सॉफ्टवेयर परफॉर्म करके दे रही हैं। किसी ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, किसी ज़माने में ये नहीं था। आज से मेरा 15 साल एक्सपीरियंस है, तो 2003, 4, 5 में जब हम जॉब सर्च करते थे, हम फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाके फ़ोटोकॉपियाँ करवाते थे और उनकी लिस्टें बना के रखते थे। आज उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक CV है, एक मोबाइल है, अब व्हाट्सएप के ऊपर CVs भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हायरिंग हो रही है, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ हाउ मच द वर्ल्ड हैज़ फास्ट। आपने अडॉप्ट किया ना बाकी चीज़ों से, यूट्यूब के ऊपर बैठ के आपने भी अडॉप्ट किया, मैंने भी अडॉप्ट किया।
हम यूट्यूब के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर हर किस्म की मूवी देख रहे हैं। हम 4 घंटे रोज़ डेडिकेटेड टाइम नहीं दे सकते कि महीने के अंदर अंदर हमारे पास स्किल्स आएँ, और 4 घंटे रोज़ हम इंटरनेट से जॉब सर्च करके लोगों से बात नहीं कर सकते और लोगों के पास जा नहीं सकते। हम 2-2 लाख रुपया खर्च करके विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं दुबई, सऊदी अरब, वहाँ जाके हम जॉब ढूंढते हैं। 4-4 लाख रुपया मेरे सामने लोगों ने खर्चा करके गए हुए हैं, स्किल्स नहीं होते, वहाँ पे खज्जल ख़राब होकर वापस आते हैं। वापस आके फिर रोते हैं जी कि बाहर भी चंगा नहीं है। घर जो बंदा मेहनत नहीं करता वो घर भी पैड़ा, वो बाहर भी पैड़ा। जो बंदा मेहनत करता है उसको घर में भी रिस्क मिलता है, उसको बाहर भी। अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया हुआ है कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, अल्लाह भी उसकी हालत नहीं बदलता। वी हैव टू चेंज आवर सेल्स बिफोर वी से कि दूसरा आदमी ख़राब है। हम पाकिस्तानियों की नेचर होगी हुआ है कि दूसरा आदमी ख़राब है। आप भी ये एक्सपेक्ट करें, मैं भी ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो हम लोग अपनी आप की डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं देते। मोबाइल लेने जाते हैं, उसके ऊपर कोई बहस नहीं करते। हम मूवीज़ देखने जाते हैं, वहाँ 4,000 का खर्चा हो जाए, कोई मसला नहीं होता। जब हमने अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बारी आती है, ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास डेडिकेशन है कि हम खुद करें। कोई हमें घोल के पिला दे तो हम करते हैं। नहीं भैया नहीं, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आपके लिए चीज़ें आसान करके दूंगा। यू जस्ट हैव टू टेक द रिकॉर्डिंग्स और आपको उसको तवज्जो से सुन के उसको परफॉर्म करना होगा। जब आप ये चीज़ें परफॉर्म कर लेंगे तो आपके लिए जॉब लेना बहुत आसान होगा। जस्ट टेक इट ईजी। सर्टिफिकेट्स भी अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा मिलेंगे, और आपको फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से जाके जॉब ढूंढने की पूरे स्किल्स आपके पास अवेलेबल होंगे। पहले मैं आपको ऑटोकैड दिखाऊंगा। ऑटोकैड के अंदर आपने क्या करना है, ऑटोकैड में आप 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइन कमांड और स्पेस कमांड। जितने भी 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल के नक्शे बन रहे हैं, 2010 से पहले जितनी भी ड्राइंग्स बनती थी वो सब की सब ऑटोकैड के ऊपर 2D बनती थी कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जितने भी सेक्टर्स आपको पहले बताए हैं उन सब सेक्टर्स के अंदर ऑटोकैड के ऊपर ड्राइंग्स बनती थी। वो 2 काम करती थी, एक लाइन की कमांड यूज़ करती थी, एक स्पेस की कमांड यूज़ करती थी। फॉर एग्जांपल हमने लाइन लगा ली, ये हमने लाइन लगा ली, यहाँ से इसका ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेके हम इधर आ गए, या इसको कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी किया, यहाँ पे हमने कॉपी ला के फेंक दी, यहाँ लाइन की कमांड लगाई, एल एंटर, यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ ले गए, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके एल एंटर करके ये हमने लाइन की कमांड लगाई, ट्रिम की कमांड यूज़ की, TR डबल एंटर, ट्रिम हो गया। कॉपी किया इसको, इस लाइन को, यहाँ से पकड़ के इसको हम इधर ले गए, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गई। इट इज़ अ स्पेस। इस सारे को हमने रोटेट किया 90 पे, तो ये हमारे पास 90 पे रोटेट आ गया। ये मुख्तलिफ कमांड यूज़ हो रही हैं। इसकी डायमेंशंस लेनी है तो इसकी डायमेंशन, यहाँ से लीनियर डायमेंशन पे गए, डायमेंशन ले ली तो ये आपको डायमेंशन शो कर देगा। इसके यूनिट्स में जाकर यूनिट सेट कर लिए, ड्रॉ करने पे आए तो सर्कल ड्रॉ कर लिया, सी एंटर, सर्कल ड्रा हो गया। ठीक है, पॉलीगॉन एंटर करनी है, ड्रॉ की कमांड में जाएं तो ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास अवेलेबल हैं। 5 साइड्स बना के ये देखिए ये पॉलीगॉन बन गई है। ऐसे ही इसको कॉपी किया, और ये जो कुछ भी बनता था ये शीट्स के अंदर बनता था, लेयर्स के अंदर काम होता था और इसकी बेसिक सेटिंग हो जाती थी। इसके अंदर जितनी भी कमांड यूज़ हो रही हैं वो हो रही हैं लाइन एंड स्पेस की कमांड। रेविट इज़ डिफरेंट, इसके अंदर ना मटेरियल की प्रॉपर्टीज दी जाती है, ना उसकी डेंसिटी, ना उसका मेक, ना उसकी टेक्सचर, ना उसकी साइज़, ना उसकी कलर्स, कुछ भी नहीं दिया जा सकता इसमें, या दिया भी जा सकता है तो उस क्वालिटी का नहीं होता जो 3D के अंदर दिया जाता है। दिस इज़ अ प्योरली 2D फ्रेम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको टॉप से देखना है तो ये टॉप व्यू हो जाएगा, साउथ व्यू ये देखिए ये 2D के अंदर आ रहा है। इसको होम पे जाएंगे तो ये 3D व्यू आ गया। ठीक है, ये 3D व्यू है। इसमें एक फ्रेम, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज़ एक्स पोर्शन, दिस पोर्शन वर्टिकल पोर्शन
ये मैजेंडा लाइन जो जा रही है, ये पोर्शन आपका आ गया वाई पोर्शन, और दिस पोर्शन इज़ दैट पोर्शन। ये व्यूज़ के हिसाब से ये पोर्शन चेंज होता जाता है। जिसने ऑलरेडी काम किया हुआ है उसको इस काम का पता है। टॉप पे गए तो ये दोबारा 2D में हम वापस आ गए और ग्रिड हमने कंट्रोल जी से ख़त्म कर दिए। दिस इज़ हाउ नक्शे बनते हैं, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट्स के या डिज़ाइन के ऑलरेडी होने चाहिए या कंस्ट्रक्शन के होने चाहिए। अब हम जाते हैं रैविट के अंदर, और रैविट में देखते हैं कि हम कैसे चीज़ों को बना सकते हैं। मेरे पास ये एक रैविट 2020 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इस रैविट 2020 पे सैम्पल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो इंस्टॉलेशन के दौरान इंस्टॉल होता है वो मेरे पास अवेलेबल है। मैं उसको ओपन करता हूँ रैविट पे। अब ये देखिए कि आपके पास आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, सिस्टम्स, इंसर्ट, एनोटेट, एनालाइज, मास्किंग एंड साइट, इन सब की कमांड्स आपके पास मौजूद हैं। अब ये सारी कमांड्स ख़त्म हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। ये सब की सब कमांड्स इनएक्टिव हो जाएंगी। ये सब कमांड्स इनएक्टिव हो गई हैं। एरिया की कमांड एक्टिव रह गई है। अब हम यहाँ से पे देख लीजिए कि आर्किटेक्चर की कमांड है, स्ट्रक्चर की कमांड है, स्टील की कमांड है, सिस्टम की कमांड है। ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर सिविल डिज़ाइन इंजीनियर काम करता है। वो क्या करता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर, वो सैप के ऊपर, ई टैब्स के ऊपर, सेफ के ऊपर ही बिल्डिंग डिज़ाइन करता है और उसको शिफ्ट करता है यहाँ पे। पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, फिर उसके ऊपर मैकेनिकल और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन होता है। उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग सारा डिज़ाइन होता है। फिनिशिंग भी उस हिसाब से डिज़ाइन होती है और स्पेस मैनेजमेंट भी उस हिसाब से होती है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी डिपेंडेंट अपॉन स्पेस होती है। 2 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर और एक होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो ब्रिक वॉल्स फाउंडेशन से निकलती हैं, और जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो कमर्शियल लेवल के ऊपर है, वो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर है। वो सारी की सारी सीमेंट फैक्ट्रीज, यूरिया प्लांट्स, वो डैम्स, वो सब के सब फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब बिल्डिंग्स के ऊपर इसके अंदर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस तरह 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं, 2D के अंदर मटेरियल अवेलेबल नहीं है ऑटो कैड में। ऑटो कैड को आप उठाते हैं, उसमें लेके जाते, 3D स्टूडियो मैक्स में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको सारे मटेरियल्स और वो चीज़ें देनी पड़ती हैं। आप यूट्यूब से उसकी वीडियोस देख सकते हैं कि 3D स्टूडियो मैक्स की रेंडरिंग होती कैसे और वो ऑटो कैड के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। बट रैविट, ऑटो कैड का, 3D स्टूडियो मैक्स का और फोटोशॉप का जो ओल्ड स्कूल मेथड के ज़रिए काम आ रहा है, वो सारे का सारा एट वन टाइम, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम भी सब का सब वो रैविट के अंदर कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं, 3D व्यूज़ बने हुए हैं, मुख्तलिफ एलिवेशंस बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, डिटेल्ड व्यूज़ बनी हुई हैं, रेंडरिंग के डिफरेंट ड्राइंग्स बनी हुई हैं। उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है इस पूरे प्रोजेक्ट की। इस शीट 1 को इसने इस वक्त ओपन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर के लेवल 1 का प्लान ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का लेवल 1 का प्लान ओपन हो गया, ठीक है। अब आपको ये रेंडरिंग करने के लिए, जो ये लेजेंड देने के लिए और ये कलरिंग करने के लिए मुख्तलिफ रूम्स के अंदर आपको रिक्वायर्ड है ऑटो कैड के अंदर कि ऑटो कैड की 2D ड्राइंग को उठाएं और उसको फ़ोटोशॉप में ले जाएं। जब आप उसको फ़ोटोशॉप में लेके जाएंगे वहाँ पे आप उसकी रेंडरिंग करेंगे, ठीक है, जस्ट फ्लोर प्लान्स के लिए। अब फ्लोर प्लान में बात कर रहा हूँ, मैं एलिवेशन बात कर रहा हूँ, साउथ नॉर्थ अप डाउन की एलिवेशन बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी जब तक आप रैविट से पहले जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो 4-5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको अच्छे तरीके से, पक्के तरीके से समझ नहीं आएंगे। तो रैविट क्या, आपको ऑटो कैड भी समझ नहीं आएगी, आपको स्केचअप भी समझ नहीं आएगी। अब कोई ड्राइंग का सॉफ्टवेयर उठाएंगे आपको समझ नहीं आएगी। जिनको ऑलरेडी पता है दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इन चीज़ों के ऊपर आप ये देखिए कि यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में टेबल चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, इसके अंदर किचन का भी पड़ा हुआ है, बाथ के अंदर भी इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हुई है, ये सिंक भी लगा हुआ है और यहाँ पे WC भी लगी हुई है। इसी तरीके से आपके लिविंग रूम के अंदर सोफ़ाज़ और सेंटर टेबल्स और डोर्स और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाऊंगा और ये आप सीखेंगे। फिर इसके अंदर एरियाज़ भी इन्होंने निकाल के दिए हुए हैं ऑलरेडी। ये सारी की सारी चीज़ें इसी रैविट के अंदर हो रही हैं। अगर हम 3D व्यू निकालते हैं इसका, तो यहाँ से 3D व्यू पे क्लिक किया तो ये इसका 3D व्यू आ गया। हम एक शॉर्ट की लगा के दोनों को
सामने लेके आते हैं, इसको जूम करते हैं तो ये देखिए ये मेरा 3D व्यू बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये उसका साइकिल बना हुआ है, जैसे ऑटोकैड में बना होता है, ये 3D व्यू बना हुआ है। इस 3D व्यू के अंदर ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर ये टेबल चेयर्स वगैरह देखें सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए टेबल का जो हाफ पोर्शन है सिलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी टेबल्स लगे हुए हैं वो सारे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल हम इस टेबल को गायब करना चाहते हैं, इसको हमने डिलीट किया तो वो टेबल देखा 3D में से भी डिलीट हो गया और 2D में से भी डिलीट हो गया। हम वापस ले आते हैं इसको, फिर ये हाइड भी हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की छतें लग सकती हैं, एल्यूमिनियम की वॉल लग सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वॉल को सिलेक्ट किया, ये आ गई, ये डिलीट किया। तो 2D के अंदर हम थर्ड डायमेंशन नहीं ले सकते, बट 3D के अंदर जाके हम इसको रोटेट करके ये देखिए हम बहुत करीब जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हम अपने उसको वापस लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इस ग्लास की प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। हमने इसको सिलेक्ट किया ग्लास को, इस ग्लास को सिलेक्ट करने के बाद हम इसके एडिट टाइप में जाते हैं तो इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ सारी आ जाती हैं। अब ये देखिए कि फंक्शन इसका क्या है, एक्सटीरियर है, ये ऑटोमेटिकली एम्बेड हो जाए, यस एम्बेड हो जाए। कर्टन पैनल है, जॉइंट कंडीशन है। अब इसके लिए आपके पास या तो डिज़ाइनिंग हो या आपके पास फील्ड और नॉलेज हो तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको मैं इतने एंगल से चीज़ें बताऊंगा कि आप किसी भी जगह पे जॉब जाके ज्वाइन करना चाहते हैं आप वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। लेआउट आपका है, स्पेसिंग आपको ये बता रहा है, एडजस्ट फॉर मूलियन साइज़, लेआउट आपको बता रहा है, आपका इंटीरियर टाइप है। अब ये मूलियंस क्या होते हैं और इसके अंदर स्पेसिंग क्या होती है और कर्टन पैनल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें जब तक आपको इनकी टेक्निकल डिटेल्स का नहीं पता होगा आप रेविट में भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो जॉब के अंदर क्या सिचुएशन होती है कि इफ़ यू आर नॉट अ डिज़ाइनर, रेविट ऑपरेटर, जब ड्राइंग्स बन के आती हैं बाहर से रिलेटेड टू रेविट, तो आपको रेविट का ही बंदा चाहिए जो उन डिज़ाइनों को खोल के आपको प्लान, एलिवेशन, सेक्शन दिखा सके किधर क्या क्या पड़े हैं। उस टाइम पे अगर आपको डिज़ाइन नहीं भी आता, आप वीक हैं एंड यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट और आपके पास रेविट के स्किल्स हैं, आपको जॉब मिल जाती है। तो कंपनीज ने आपको डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट और ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो जस्ट आपको कहते हैं यार ये चीज़ें, ये एल्यूमिनियम की वॉल है, इस एल्यूमिनियम की वॉल को यहाँ से निकाल के इसकी जगह ब्रिक की वॉल लगा दो। वो वॉल आपको लगाना आनी चाहिए, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। शॉप ड्राइंग्स आपको बनाना आनी चाहिए, टेंडर ड्राइंग्स अगर आप कंसल्टेंट में आपको बनाना आनी चाहिए, जो डिज़ाइन हुआ हुआ है उस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप पे आपको इंजीनियर सीनियर गाइड करेंगे। जहाँ पे भी रेविट के ऊपर चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे इंजीनियर्स मौजूद होते हैं, वो टेक्निकल नॉलेज के ऊपर आपको गाइड करते हैं। आपने कमांड्स यूज़ करके उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रिजल्ट देने होते हैं। एक कॉम्बिनेशन बनता है, 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अपने एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप मैकेनिकल का भी काम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी काम कर लेते हैं, सिविल और फिनिशिंग का भी काम कर लेते हैं, सरिया शरिया भी ठीक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आप 10 से 12 हज़ार दिरहम की सैलरी पे जाते हैं। अदरवाइज़ आप अगर सिर्फ रेविट आर्किटेक्चर कर रहे हैं आपको 2 से 3-4 हज़ार दिरहम की जॉब बाहर मिलेगी। और मुझे पता है कि क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसके लेवल के लोग कम आ रहे हैं मार्केट में। यूट्यूब पे आप जाएं, आप वीडियो देखना शुरू करें, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी भाई ये बंदा किधर से लेके कौन सी चीज़ कैसे लेके चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप कमांड्स क्या हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल में मिलेंगी। फिर इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आप सारी की सारी एडिट टाइप में जाके तो इसकी टाइप के अंदर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं इसकी कि ये किस साइज़ का है और इसका URL क्या है, IT वाला इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है और इसकी कॉस्ट क्या है। इसकी कॉस्ट आप यहाँ पे डाल के कुछ एडवांस किस्म के फार्मूलाज लगते हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल ऑफ रेविट के अंदर वो क्लासेस पढ़ाई जाती हैं जो रेविट जिसमें क्वांटिटी सर्वेयर की जॉब को भी कवर किया जाता है। एट द स्टार्ट डिज़ाइन होता है ऐसे है, पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, फिर उसका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग डिज़ाइन होता है। तो मैं आपको एट द स्टार्ट आपको आर्किटेक्चर, रेविट आर्किटेक्चर पढ़ाऊँगा। उस रेविट आर्किटेक्चर के अंदर आपको इस रेविट की सारी कमांड्स, दीवारें लगाना, दरवाजे लगाना, विंडोज़ लगाना, कंपोनेंट्स लगाना, कॉलम्स लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाऊंगा। फिर इनकी फैमिलीज़ आती हैं, जैसे 3D स्टूडियो मैक्स में फैमिलीज़ बनी बनाई आती हैं, टेबल, चेयर, कुर्सियाँ सारी बनी बनाई आती हैं, दरवाजे बने बनाए आते हैं, वो बनी बनाई रेविट की भी फैमिलीज़ हैं, वो भी आपको फ्री में वो सारी फैमिलीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी जिनको आप C ड्राइव में जाके इंस्टॉल करेंगे और रेविट में लोड कर सकते हैं।
अगर फॉर एग्जांपल आपको इस टेबल की जगह कोई दूसरा टेबल पसंद आ रहा है तो आप दूसरा टेबल बना बनाया लोड करके उसके साइजेस चेंज करके इसके अंदर डाल सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर ओपनिंग्स देनी है, ग्रिड्स मार्क करने हैं, थोड़ा सा काम मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ रेविट का, जिससे आपको चीज़ों के लिए आसानी हो जाएगी। हम इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं और हम नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। टेम्पलेट ओपन की, जब हमने टेम्पलेट ओपन की तो ये एलिवेशन टैग्स हुआ। अब अभी हमें लेवल 1 पे सिर्फ 2D के अंदर हम बैठे हुए हैं। हम यहाँ से इसका 3D प्लान भी ओपन कर लेते हैं। अब ये 3D भी ओपन है। लेवल 1 पे हम ग्रिड लगाते हैं यहाँ से ऐसे, और इसके दरमियान हम यहाँ पे हम वॉल लगाते हैं। वहाँ से कमांड लेके वॉल की, ये हमने वॉल लगा ली, बल्कि हम इसको लेके जाते हैं, वॉल लगाई और यहाँ से हम इसको कहते हैं ये लेवल 2 तक जाए। लेवल 1 की वॉल है, लेवल 2 तक जाए। तो लेवल 2 तक जाए तो वॉल का फिनिश एक्सटीरियर फेस इसके साथ मैच करे। तो ये हमने वॉल लगाई है, तो ये देखिए यहाँ पे वॉल आ गई है। यहाँ से हमने शेडेड किया है तो ये वॉल यहाँ पे भी शो कर रही है, यहाँ से भी हमने इसको शेड कर दिया तो ये शो कर रही है। अब हमने डोर लगाना है तो डोर पे क्लिक किया, यहाँ से डोर सेलेक्ट किया। अगर डोर हमने बाहर से इंपोर्ट करना है तो लोड फैमिली करके आप ये देखिएगा कि लोड फैमिली की, और यहाँ से हम लाइब्रेरीज़ में गए और अभी हम मीट्रिक सिस्टम में काम कर रहे हैं। मीट्रिक में गए और मीट्रिक में जाके अगर हम इसमें डोर्स में जाते हैं, रेजिडेंशियल डोर्स में जाते हैं, तो ये वाला डोर हमने इंस्टॉल किया। इसके ये साइजेस पड़े हुए हैं, इन साइडेड को हमने लोड किया। इसको पहले इसमें ये हमारे पास लोड हो गया और इसको हमने उठा के सेंटर में करके लगा दिया। अब आप 3D व्यू के ऊपर भी ध्यान रखें। ये देखिए 3D व्यू में ये हमारे पास लग गया दरवाज़ा। जब ये दरवाज़ा लग गया है, इस दरवाज़े को अब हमने इधर से क्लिक करके एडिट टाइप में जाएंगे तो इस दरवाज़े का सारा मटेरियल, इसकी हाइट, थिकनेस, विड्थ, रफ विड्थ, ये सारी चीज़ें उसकी मौजूद है। एनालिटिकल इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या है, फ्रेंच डोर है, वुड फ्रेम विद डबल ग्लास है, और डबल ग्लास की क्वालिटी है, स्कीमेटिक टाइप है ये, और इसकी असेंबली कोड ये है, और टाइप मार्क ये है। ग्लेज डोर एंड एंट्रेंसेस का बना हुआ है। ये बने बनाए डोर्स हैं, जिन्होंने रेविट बनाया है उन्होंने बैक एंड के ऊपर इसके ऊपर मेहनत की। अगर इसका आपने साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से डुप्लीकेट में गए और इसका साइज़ चेंज करके यहाँ से इसके साइज़ को एडिट करके तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं, इनके मटेरियल्स चेंज हो जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो सकती हैं। अब इसकी आप देख लीजिए, इसको अंदर खोलना है या बाहर खोलना है। तो ये देखिए अंदर खोल लिया, ये देखिए ऑपोजिट करके चलाना है, ये देखिए ऑपोजिट चल रहा है, ये बाहर आ गया। इसको अगर आपने मूव करना है, इसको आपने प्लेस किया है, ये अभी सेंटर में लगा हुआ है ना, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये इधर देख लीजिए। अब अगर आपने फ्लोर लगाना है तो आप क्या करेंगे, फ्लोर पे आपने क्लिक किया, रेक्टेंगल पे क्लिक किया, रेक्टेंगल पे क्लिक करके 400 mm टिक, 400 mm तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से एडिट टाइप में गए, ये देखिए स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप मटेरियल में जाते हैं तो यहाँ पे आप इसको पहले डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट किया, आप यहाँ पे कहते हैं कि हमें टोटल यहाँ पे फ्लोर चाहिए 4 इंच का, 4 इंच बनता है 100 mm। तो हम इसको ओके करते हैं और यहाँ से एडिट करके यहाँ से भी इसको हंड्रेड कर लेते हैं। ये ओके हो गया। अब मटेरियल की कैटेगरी में जाके देखें, जब आप इस कैटेगरी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें टोटल रेजिस्टेंस, थिकनेस, थर्मल मास, ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। अब यहाँ से इसकी आपकी सारी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। ये आप यहाँ से इसके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपीयरेंस, थर्मल, आइडेंटिटी, यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं, कीवर्ड डाल सकते हैं, इसकी कॉस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो मटेरियल आप एक दफ़ा आपने दे दिया, उसके बाद वही दरवाज़ा आप 10 जगह पे भी लगाएंगे, वो सेम प्रॉपर्टीज़ हर जगह पे कॉपीज़ होके जाएंगी। ये एबिलिटी ऑटोकैड के पास नहीं है।
ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देने की एबिलिटी ऑटोकैड के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने ये फ्लोर दे दिया, इसका ब्लैक कलर ही हम रहने देते हैं, ओके कर लिया। ओके करके हम यहाँ से इसको इधर ले आते हैं और यहाँ से इसको लॉक करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, तो ये फ्लोर हमारा लग जाएगा। अब जब हम इसको यहाँ से 3D को रोटेट करके लाते हैं और हम इसको यहाँ से रोटेट करके वॉल को सिलेक्ट करते हैं, तो ये वॉल के अंदर देखिए हमें इसका पेरीमीटर भी दे रहा है, एरिया भी दे रहा है, वॉल्यूम भी दे रहा है। अब इसके अंदर अगर हमने 1 2 4 की कंक्रीट कर रहे हैं तो हमें पता है कि 1:2:4 कंक्रीट के अंदर सीमेंट के कितने बैग्स आते हैं, क्रश कितनी आती है, स्टील कितना आता है। हमने इस वॉल्यूम को चुप करके मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर ऑफ बैग्स और वहाँ से हम सीमेंट सैंड स्टील निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। हमें यहाँ से क्वांटिटी कैलकुलेशन भी ये ऑटोमेटिकली करके दे देता है, वो एडवांस लेवल की बात है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इजी सॉफ्टवेयर। आपको बिल्डिंग बनाने का पता है और ड्राइंग की थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी का नहीं भी पता है, तो हम यहाँ पे आपको वो चीज़ें सिखाएंगे। इसलिए आप रिलैक्स हो जाएं। बेशुमार जॉब्स अवेलेबल हैं, थोड़ी सी मेहनत करें और जॉब्स के लिए अप्लाई करें। आपके पास अच्छे स्किल्स होंगे तो आप अच्छी जॉब ले सकेंगे। हमारा मसला ये है कि हम स्किल्स नहीं लेते। आई होप को आपको आज का डेमो पसंद आया होगा और जिसने भी रजिस्टर करना है वो व्हाट्सएप पे दिए गए इस नंबर के ऊपर रब्ता कर ले और गूगल फॉर्म फिल आउट कर दे और कॉन्टैक्ट्स के सिलसिले में रब्ता कर ले, सॉफ्टवेयर के सिलसिले में रब्ता कर ले। क्लास कब स्टार्ट हो रही है वो आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर के ऊपर रब्ता करें। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आती है, अब आप लोग आज़ाद हैं। अब आप Q&A सेशन शुरू हो रहा है तो आप Q&A सेशन को ज्वाइन करें।